हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 31। इससे पहले इस कहानी के 30 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब तक आपने पढ़ा था, नील अवनी से मिलने जाता है। नील अपना सर अवनी के सर से जोड़कर बोलता है, अवनी बहुत तेज भूख लगी है, दोपहर से कुछ नहीं खाया है। तो अवनी बोलती है कि मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अवनी अपने कमरे से निकलकर सीधा किचन की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे क्या होता है। इधर दूसरी तरफ शुभ ने दिशा का हाथ पकड़ा हुआ था। शुभ ने कहा कि दिशा, मुझे भूख नहीं है, तुम ये खाना लेकर जाओ। तो दिशा अभी शुभ को कहना चाहती थी कि प्लीज ये खाना खा लीजिए, लेकिन दिशा शुभ से इतना ज्यादा डरती थी कि वो कह ही नहीं पाती थी। तो दिशा अभी चुपचाप से वो टेबल से खाना उठाती है और वहां से जाने लगती है। तो शुभ अभी दिशा को जाता हुआ देख रहा था। शुभ ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि अरे पिकाचू, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में जा रही हो खाना लेकर, अब क्या करूं। तो दिशा भी अभी खाना लेकर बहुत धीरे धीरे कदमों से जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद शुभ उसे रोक लेगा और खाना खा ले। तो शुभ भी बड़े ही प्यार से बेड पर लेटा लेटा सोच रहा था कि वो क्या कहकर अब दिशा को रोके। तो दिशा अभी शुभ के लिए खाना बनाकर लेकर आई थी। तो शुभ इतना अच्छा मौका कैसे मिस कर सकता था। इसीलिए शुभ अपना दिमाग चलाने लगता है। दिशा खाने की प्लेट लेकर गेट तक ही गई थी कि एकदम से पलट गई। उसे पलटता हुआ देख शुभ ने झट से कहा कि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है ना, इसीलिए नहीं खा रहा हूँ। बहुत काम किया है आज, फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि फ्रेश होने की भी हिम्मत नहीं है। देखो मेरी हालत, मुझे ना थकावट की वजह से नींद भी नहीं आ रही है। तो दिशा को तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुभ से क्या कहे। एक तो वो शुभ से इतना डरती थी और दूसरी तरफ उसे नहीं पता था कि वो अब शुभ की बात का क्या जवाब दे। फिर भी दिशा थोड़ा सा डरते डरते बोलती है कि अगर आप हिम्मत करके नहा लेंगे तो आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी और आपको भूख भी लगेगी, आपकी थोड़ी सी थकावट भी दूर हो जाएगी। तो शुभ ने अभी मन ही मन कुछ सोच कर बोला कि दिशा, तुम कहती हो तो मैं हिम्मत करके नहा लूँगा, लेकिन प्लीज़ मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो कि ठीक है मत खाना खाना, मगर नहा तो लीजिए। तो दिशा अभी जैसे ही पलट कर वहाँ से जाने लगी तो शुभ ने उसे रोकते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं खुद से खाना नहीं खा पाऊँगा, तुम खिला दोगी तो ज़रूर खा लूँगा। तो दिशा ने अभी ना चाहते हुए भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी, जैसे कह रही हो कि ठीक है आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपको खाना खिला दूंगी। शुभ के अंदर अब पता नहीं कहां से इतनी जान आ गई थी कि वो झट से अपने बेड से उठा और सीधा हवा की तरह बाथरूम में घुस गया। दिशा भी अभी शुभ को देख रही थी कि इतनी ज्यादा फुर्ती करते हुए भी वो मन ही मन सोचती है कि ये हमेशा ऐसे ही हरकतें करते हैं मुझे फंसा देने के लिए। अभी तो थकावट की वजह से बेड से हिल भी नहीं रहे थे और अब देखो कितनी स्पीड के साथ बाथरूम में चले गए। करीब 20 मिनट के बाद शुभ अपने कमरे में टॉवल लपेट कर आया तो दिशा शर्म के मारे घूम गई। तो दिशा को ऐसी देखकर शुभ की सारी थकावट दूर हो गई थी और शुभ भी मुस्कुराते हुए मिरर में खुद को देख रहा था और दूसरे टॉवल से अपने बाल को साफ करने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद शुभ ने कहा पिकाचू। तो दिशा ने कहा कि पहले कुछ पहन लीजिए आप। तो दिशा जितना ज़्यादा शर्माती थी, शुभ को दिशा पर उतना ही ज़्यादा प्यार आता था। शुभ ने एक लोवर और टी शर्ट पहन लिया तो शुभ ने कहा कि पिकाचू आप पलट जाओ, अब तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं। दिशा को पता नहीं क्यों शुभ पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए वो धीरे धीरे कर कर पलटने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि शुभ ने सच में कपड़े पहन लिए हैं पूरी तरह से, वो एकदम से पलट गई। तो शुभ ने कहा कि अब देखो, देख क्या रही हो, खाना खिलाओ ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुभ सोफे पर बैठ गया और उसने प्लेट अपने सामने रखकर कहा कि चलो पिकाचू अब
जल्दी से खाना खिलाओ मुझे। तो दिशा की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। दिशा धीरे धीरे कदमों से अभी शुभ के पास आ गई और शुभ ने दिशा का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तो शुभ के ऐसा करने से दिशा की तो दिल की धड़कनें जैसी रुक सी गई हो। तो दिशा ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि शुभ जी कितने ज़्यादा बेशर्म है। मैं उनके लिए खाना बना कर लेकर आई हूँ और ये है कि मुझे हमेशा अनकंफर्टेबल ही फील करवाते हैं। शुभ दिशा को देख रहा था और दिशा अपनी नजरें नीचे करके शुभ की गोद में बैठी हुई थी। शुभ ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि लो, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, अब खिलाओ मुझे खाना। तो शुभ के ऐसा करने से दिशा को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। दिशा को जब घबराहट हो रही थी तो वो अपनी चेन कस कर पकड़ लेती थी। तो दिशा ने अपने हाथ अपनी गर्दन पर रख के तो जैसे महसूस किया कि उसके गले में उसकी चैन ही नहीं है। तो दिशा की आंखें एकदम से नम हो गईं। शुभ दिशा के ऐसे रिएक्शन को देखकर थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि आज उसी की वजह से दिशा के गले में चैन नहीं है। उसकी चैन कहीं ना कहीं गुम हो गई है और बेवकूफ़ी सिर्फ उसी की थी। तो दिशा अपने घबराहट को कंट्रोल करती है और डरते हुए बोलती है कि आप मुझे छोड़िए तो सही, तभी तो खिलाऊंगी आपको खाना। तो शुभ ने भी दिशा को अपने गोद से उतार कर उसके बराबर में बैठा दिया। तो शुभ ने अभी मुंह खोल कर इशारों में कहा कि खिलाओ मुझे अब। तो दिशा ने भी कांपते हुए हाथों से शुभ को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। तो शुभ ने अभी खाना खाकर कहा कि दिशा, इसमें तो मिर्ची कम है, लेकर आओ ना प्लीज़। तो मिर्ची का नाम सुनकर दिशा के रोंगटे खड़े हो गए। तो दिशा को लगा कि शायद शुभ आज भी उसे ही मिर्ची वाला खाना खिलाएगा, क्योंकि शुभ को देखकर दिशा का दिमाग काम करना ही बंद कर देता था। ये प्यार का असर था या फिर शुभ का डर, ये तो भगवान ही जाने। तो दिशा ने हिम्मत करते हुए पूछा, मिर्ची तो ठीक है, क्यों चाहिए मिर्च आपको? तो शुभ ने कहा कि प्लीज़ दिशा मिर्च लेकर आओ। तो दिशा नम आंखों से अभी मिर्च को लेकर आई। शुभ ने एक कटोरी सब्जी में 3 चम्मच मिर्च ऐड कर दी। तो शुभ ने वो कटोरी दिशा के हाथ में रख दी। दिशा को लगा कि शायद शुभ उसे खाने के लिए कह रहा है। तो दिशा ने घबराहट के मारे एक चम्मच ली और आंखें बंद करके उसे खाने लगी। लेकिन चम्मच उसके मुंह तक ही जाती उससे पहले ही शुभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो शुभ ने कहा कि ये क्या कर रही हो दिशा? तो दिशा ने अपनी आंखें खोलकर शुभ को सवालिया नज़रों से देखने लगी। तो शुभ ने हैरानी से कहा कि जब मेरे पास आती हो तो दिमाग बाहर छोड़कर आती हो क्या? नव्या तो कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत जल्दी से सब कुछ सीख जाती हो, पर प्यार के सब्जेक्ट में तुम तो एकदम से जीरो हो। ये सब्जेक्ट तो तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगा। अब दिशा की आंखों में आंसू गिरने लगे थे। शुभ ने कहा कि पिकाचू रो मत, ये तुम्हें नहीं खाना है, मुझे खाना है, मुझे खिलाओ। तो दिशा ने अभी रोनी सी सूरत बनाकर कहा कि आपको क्यों खाना है? आप ये इतना ज़्यादा मिर्चा क्यों खाना चाहते हैं? मैंने तो सही से खाना बनाया है ना। इधर दूसरी तरफ नव्या बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। तो निहाल अभी उसका कब से वेट कर रहा था बाहर। उसकी आंखें थक गई थी नव्या को देखने के लिए। तो नव्या जानबूझकर देर से बाहर आई थी। नव्या ने निहाल को देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। नव्या ने जल्दी से विंडो गेट को बंद कर दिया और अपनी घबराहट को कंट्रोल किया। तो नव्या ने हैरानी से कहा कि निहाल जी, आपने गेट क्यों खोला रखा हुआ है? कोई देख लेता तो निहाल ने कहा कि देख लेता तो देख लेता, एक ना एक दिन तो देखना ही है ना सबको, इतना ज़्यादा डर किस बात का? तो नव्या ने कहा कि फिर भी आपको बंद करना चाहिए ना। आप जब तक दादी से बात नहीं करते तब तक तो आपको मेरे कमरे में चोरी छुपे नहीं आना चाहिए था। तो निहाल ने भी नव्या को पॉइंट करते हुए कहा कि मैं किसी पड़ोसन के कमरे में नहीं आया हूँ, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ, समझी तुम? मुझे इतना ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं है। तो नव्या भी कुछ बोलती उससे पहले ही निहाल नव्या को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। तो निहाल ने भी नव्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा कि वैसे तुम बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो नव्या। तो निहाल के ऐसा बोलने पर नव्या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगती है। तो नव्या ने भी जल्दी से कबर्ड खोला और उसमें से एक ड्रेस निकाल कर बाथरूम में जाने लगी। तो नव्या भी बाथरूम में जा पाती उससे पहले ही निहाल ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो निहाल के ऐसा करने से अभी नव्या की हार्ट बीट डबल स्पीड से भागने लगती है और घबराहट से आंखें बड़ी होती हैं। तो नव्या निहाल की तरफ नहीं देख रही थी और निहाल अब इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाने वाला था।
निहाल ने अपना गाल नव्या के गाल पर रगड़ते हुए कहा कि कौन से साबुन से नहाती हो तुम, जो तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा खुशबू आती है। मुझे भी बता दो ज़रा, हमारे अंदर तो नहीं आती इतनी खुशबू। तो निहाल की बात सुनकर अभी नव्या को शर्म के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। नव्या ने अपने मन ही मन कहा, निहाल जी तो हर सिचुएशन में ही अपना पंच मार ही देते हैं। तभी निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए फिर अपना दूसरा गाल नव्या के गाल पर रगड़ दिया। तो नव्या की आंखें एकदम से बंद हो गई। निहाल ने अपने होंठ नव्या की गर्दन पर रख दी और नव्या के शरीर में एकदम से सिरहन सी दौड़ गई। निहाल नव्या को गर्दन से चूमता हुआ उसके होंठों पर आ गया था। निहाल नव्या के होंठों को किस कर रहा था और निहाल के कॉलर को पकड़कर कस रही थी। तो निहाल का एक हाथ अभी नव्या के कमर पर था और दूसरा हाथ नव्या की गर्दन के पीछे। तो निहाल अभी बारी बारी से नव्या के दोनों होंठों को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट किस करने के बाद निहाल नव्या को छोड़ देता है। तो नव्या अभी ठीक से सांस ले पाती उससे पहले ही निहाल फिर से अपने होंठ नव्या के होंठों से जोड़ देता है। तो निहाल अभी फिर से नव्या को जोरदार किस करने लगा। निहाल की किस धीरे धीरे करके अब डीप होती जा रही थी। नव्या भी अपनी आंखें बंद करके निहाल की किस को फील कर रही थी। नव्या को भी निहाल का इस तरह से करीब आना बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद ही निहाल के हाथ नव्या की डोरी पर चले गए। तो निहाल ने भी नव्या की डोरी खोल दी। डोरी खोलते ही नव्या अपने होश में आ गई और उसने निहाल को धक्का दे दिया। तो नव्या ने भी जल्दी से अपने बाथरोब की डोरी बांधकर थोड़ा गुस्से में कहा कि निहाल जी, ये क्या कर रहे थे आप, बोलिए। तो लेकिन निहाल अपना कंट्रोल खो चुका था। तो निहाल ने भी नव्या की इग्नोर किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। निहाल नव्या को फिर से किस करने लगा और उसकी बाथरोब की डोरी फिर से खोल दी। तो नव्या ने भी फिर से निहाल को धीरे से धक्का दिया और खुद को कवर करते हुए कहा कि निहाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप अपने होश में भी हैं या फिर नहीं। तो निहाल ने अभी इस बार भी नव्या को दीवार से लगाते हुए कहा कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं तो अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ जो हर हस्बैंड करता है, मैं भी तो कर रहा हूँ वही, इसमें गलत क्या है नव्या। तो नव्या ने भी थोड़ा घबराते हुए कहा कि निहाल जी, समझने की कोशिश कीजिए, अभी तक आपने दादा और दादी जी से बात नहीं की है और मैं भी ये सब कुछ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो निहाल को अब नव्या की बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आज पूरे मूड में नव्या के पास आया था उसे प्यार करने के लिए। तो निहाल ने भी अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कहा कि मैं दादा दादी से बात कर लूँगा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। इतना कहकर निहाल फिर से नव्या के क्लीवेज पर किस करने लगता है। तो नव्या ने कहा कि मैं समझती हूँ निहाल जी, लेकिन प्लीज़ मैं सच में इतनी चीज़ों के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। निहाल को तो जैसे सुनना ही अब बंद हो गया था। नव्या को वो किस कर रहा था तो निहाल अभी नव्या के करीब था। नव्या निहाल के ऐसा करने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। नव्या ने पूरी जान लगाकर निहाल को धक्का देते हुए कहा कि निहाल जी, बस बस कीजिए, अपनी हद में रहिए आप। तो निहाल को नव्या के ऐसे बिहेवियर पर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। निहाल को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था लेकिन वो नव्या पर बिल्कुल भी निकालना नहीं चाहता था। निहाल ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा कि ठीक है नव्या, मैं अपनी हद में ही रहूँगा। इतना कहकर निहाल नव्या के कमरे से गुस्से से चला गया और नव्या जो बालकनी में गई और निहाल को जाता हुआ देखने लगी। निहाल ने अपनी गाड़ी की डिग्गी में से बियर की बोतल निकाली और उसे पीने लगा। एक बोतल बियर पीकर निहाल गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा वहां से अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। निहाल के जाने के बाद नव्या बालकनी से निहाल को जाता हुआ देख रही थी और नव्या ने फिर निहाल से तो कह तो दिया था लेकिन नव्या को कहीं ना कहीं अब निहाल की हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आने लगा था। इधर दूसरी तरफ अवनी खाना लेकर नील के पास आती है। नील ने इशारों में कहा कि तुम ही खिला दो ना खाना। तो नील ने भी अवनी को अपनी गोद में बैठा लिया और अवनी नील को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी।
अवनी एक बार नील को खिलाती और एक बार खुद खाती। नील के हाथ कंटिन्यू अवनी की कमर पर घूम रहे थे तो अवनी ने कहा कि इसीलिए आप अपने हाथ से खाना नहीं खा रहे थे ना, क्योंकि आपके हाथ तो मेरी कमर में बिजी है ना। नील ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मेरी चोरनी, सब कुछ समझ जाती हो तुम, इतनी ज़्यादा समझदार कब हो गई। खाना खिलाने के बाद अवनी ने कहा कि अब आप सो जाइए, मुझे भी पैकिंग करनी है। तो नील ने अभी अवनी को गुस्से से देखा और बोला कि मैं यहाँ पर सोने आया हूँ क्या? तुम्हें तो कुछ भी बात की टेंशन नहीं होती है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारे जाने की। मैं तो तुम्हारे साथ जागने आया हूँ यहाँ पर। वैसे भी तुम्हारी फ़्लाइट तो कल रात की है ना, तो तुम ये सारी पैकिंग कल रात तक कर लेना और बस अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो अवनी नील की गोद से उठकर बोलती है कि दोपहर को कर लिया आपके साथ टाइम स्पेंड, इससे ज़्यादा मुझे टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो नील ने अभी अवनी का हाथ पकड़कर फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बैठाते हुए कहा कि लेकिन मुझे तो अभी भी करना है टाइम स्पेंड। तो नील ने अपने होंठ अवनी के होंठों पर रख दिए। नील उसे किस करने लगता है तो नील अवनी को किस करता हुआ उसके क्लीवेज तक आ गया। तो अवनी के हाथ भी नील के बालों में चल रहे थे। नील ने फिर से अवनी की टी शर्ट नीचे की और अपने नाम का टैटू सक करने लगा। तो नील अभी काफ़ी देर तक अपने नाम का टैटू सक कर रहा था। काफ़ी देर टैटू किस करने के बाद नील ने अपना सिर अवनी के सिर से जोड़कर कहा कि अवनी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हें दे दूँ क्या? तो अवनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और अवनी ने भी एक्साइटेड होकर अपना गर्दन हाँ में हिला दिया, जैसे कह रही हो कि हाँ हाँ दिखाओ ना नील प्लीज़। तो नील ने अपने बैग से एक चैन निकाल कर अवनी को पहना दी। तो अवनी ने वो चैन देखी तो उस पर AN बना हुआ था, जो इतना ज़्यादा स्टाइलिस्ट में बना हुआ था कि उस चैन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। अवनी ने वो चैन देखी और काफ़ी ज़्यादा खुशी से नील को किस कर दिया। तो अवनी ने अपना सिर नील के सीने में छुपाते हुए कहा कि अब आप सो जाइए, पूरा दिन काम किया है आपने, काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे ना। तो नील अभी सोफे पर ही लेट गया और उसने अवनी को अपने ऊपर लेटा लिया। तो नील ने कहा कि अवनी तुम भी ऐसे ही सो जाओ ना, कल तो तुम चली जाओगी, फिर तो मैं अकेले ही यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो अवनी भी अभी नील के ऊपर ही सोफे पर लेट गई थी और थोड़ी देर में ही दोनों को नींद आ गई और वो दोनों ही वहाँ सोफे पर ही सो गए। इधर दूसरी तरफ दिशा और शुभ एक दूसरे से लड़ रहे थे। दिशा शुभ से कटोरी छीन रही थी और शुभ दिशा से कटोरी और चम्मच खींच रहा था। तो दिशा ने कहा कि शुभ जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, आपको इस तरह से मिर्ची मत खाइए, सच में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, मुंह बहुत बुरी तरह से जल जाता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शुभ ने भी चम्मच कटोरी खींचते हुए कहा कि दिशा तुमने भी तो बर्दाश्त किया था ना, मैं भी करूँगा, मैं खा लूँगा, तुम देखना मैं सारी मिर्ची अभी तुम्हारे सामने ही खा लूँगा, मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैंने इतने दिनों तक बिना सोचे समझे तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान किया है, अब थोड़ा सा परेशान मुझे भी होना चाहिए ना, तभी तो मुझे माफ़ी मिलेगी। तो दिशा ने कहा कि नहीं शुभ जी, मैं सच कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी आपको, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो शुभ ने अभी झटके से वो कटोरी छीन ली और एक चम्मच सब्जी खा ली। जैसे ही सब्जी शुभ के मुंह में गई तो सब्जी खाते ही शुभ एकदम से उछल पड़ा। दिशा जल्दी से शुभ को पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोलती है, लीजिए शुभ जी पी लीजिए। शुभ ने 1 सेकंड में ही सारा पानी पी लिया, लेकिन शुभ की जलन कम नहीं हुई। तो दिशा जल्दी से भागती हुई किचन में गई और चीनी लेकर आई। दिशा ने शुभ को चीनी खिलाते हुए कहा कि शिव जी मतलब शुभ जी, इसे जल्दी से खा लीजिए, आपकी जलन कम हो जाएगी। तो शुभ ने भी वो चीनी एकदम से खा ली, लेकिन उसकी जलन अभी भी कम नहीं हुई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। तो शुभ अपनी जीभ निकाल कर अपने हाथों से हवा कर रहा था और कमरे के चक्कर लगा रहा था, लेकिन शुभ की जलन फिर भी कम नहीं हुई थी। तो शुभ ने अभी अपने मन ही मन खुद से कहा कि यार, इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़्यादा ही मुंह जला लिया मैंने, अब क्या करूं, ये जलन कैसे कम करूं। 3 चम्मच मिर्ची डालना क्या ज़रूरत थी तुझे, 1 चम्मच भी तो डाल सकता था तू। दिशा शुभ के पीछे पीछे घूम रही थी, दिशा से शुभ की हालत देखी नहीं जा रही थी। दिशा ने कहा कि शुभ जी प्लीज़, मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। तो दिशा भी वहाँ से जाने लगी, लेकिन दिशा अभी बाहर जा पाती उससे पहले ही शुभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया।
अगले ही पल शुभ ने अपने होंठ दिशा के होंठों पर रख दिए तो शुभ दिशा को अभी किस करने लगा था तो शुभ दिशा की टांग से खेल रहा था। दिशा तो आंखें फाड़े बस शुभ को देख रही थी। शुभ ने दिशा को पहले भी किस किया था लेकिन उसकी टांग को शक नहीं किया था। शुभ धीरे धीरे करके दिशा को प्यार से किस करने लगा। जैसे ही शुभ दिशा के निचले होंठों को शक करने लगा तो दिशा की आंखें एकदम से बंद हो गईं। दिशा को किस करने से शुभ की जलन एकदम से कम होने लगी थी। करीब 10 मिनट के बाद शुभ ने दिशा को छोड़ दिया तो दिशा तो एकदम से नजरें झुकाकर शुभ के सामने खड़ी हुई थी। दिशा ने एक बार भी अभी शुभ की तरफ नहीं देखा था। शुभ के चेहरे पर एक शरारती भरी मुस्कान आ गई थी तो शुभ ने अभी धीरे से दिशा के कान में कहा कि पिकाचू अब जाकर मेरी जलन कम हुई है। तो दिशा अभी धीरे कदमों से शुभ के कमरों से जाने लगी थी लेकिन शुभ ने फिर से दिशा का हाथ पकड़ लिया और शुभ ने दिशा को बेड पर बैठा दिया। तो दिशा अभी शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप से बेड पर बैठी हुई थी। शुभ ने दिशा की गोद में अपना सिर रख लिया था और पेट के बल लेट गया था तो शुभ ने अपने हाथ दिशा की कमर पर लपेट दिए थे। दिशा के हाथ अपने आप ही शुभ के बालों में चल रहे थे तो दिशा ने भी थोड़ी देर अभी शुभ के बालों को सहलाया और शुभ वहां पर ही सो गया। तो दिशा के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी लेकिन अगले ही पल उसने खुद से मन ही मन कहा कि दिशा ये तू क्या सोच रही है इनके बारे में। इन लोगों ने तुझे अपने घर में रखा है, इतनी ज़्यादा इज्जत दी है, तेरी पढ़ाई का खर्च भी उठा रहे हैं और तू इन्हीं के घर के लड़के के साथ ये सब कुछ कर रही है। ये गलत है। शुभ जी का तो नेचर ही ऐसा है, वो तो सबके साथ ऐसे ही घुल मिल जाते हैं। तो उससे पहले भी इसकी ज़िंदगी में ईर्ष्या आ चुकी है। हो सकता है तेरे बाद भी कोई और आ जाए तो तू इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कैसे सोच सकती है, लेकिन तू शुभ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। दिशा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर वरना रुद्र भाई और नील भैया की नज़रों में गिर जाएगी। तू क्या सोचेंगे वो दोनों तेरे बारे में कि तू भी और लड़कियों जैसे ही है, सिर्फ लालच में यहाँ पर रहती है। दिशा भी सोचते सोचते बेड के सिरहाने पर टेक लगाकर सो जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं इधर अमेरिका में रुद्र और महेश्वरी जी की बातें। तो रुद्र ने अभी महेश्वरी जी की तरफ देखते हुए कहा कि आंटी क्या पापा उस दिन के बाद कभी भी अमेरिका नहीं आए थे अनीता माँ से मिलने। तो रीना महेश्वरी ने कहा कि आए थे रुद्र, 6 महीने बाद संजय वापस आया था अपनी अनीता को ले जाने के लिए, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था, हर चीज़ नई नई हो गई थी। तो महेश्वरी जी ने अभी फ्लैशबैक में जाते हुए सोचते हुए कहा। तो चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। संजय एक्साइटेड होकर अमेरिका एयरपोर्ट पर अनीता का इंतज़ार कर रहा था लेकिन अनीता वहां पर नहीं आई थी। तो संजय को रिसीव करने के लिए कुलदीप आया था। संजय ने कुलदीप से पूछा कि कुलदीप अनीता क्यों नहीं आई मुझे रिसीव करने के लिए। तो कुलदीप के पास अब संजय के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। तो कुलदीप ने कहा कि तू घर चल फिर बात करते हैं। तो संजय अभी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो 6 महीने के बाद अनीता से मिलने वाला था। तो संजय जब कुलदीप और रीना के घर पहुंचा तो वहां पर अनीता नहीं थी। तो संजय ने अनीता को आवाज़ देना शुरू किया, अनीता 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 कहाँ हो तुम, जल्दी से आओ। लेकिन रिटर्न में अभी कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। तो संजय ने रीना से कहा कि रीना अनीता कहाँ पर है, तो हॉस्पिटल में है क्या वो, ठीक है मैं वहीं जाकर उससे मिल लेता हूँ। तो संजय ने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो रीना ने कहा कि संजय अनीता मर चुकी है। ये सुनते ही संजय के रोंगटे खड़े हो गए थे। संजय जहाँ पर खड़ा था वहीं पर खड़ा हो गया। तो संजय ने अभी रीना की तरफ देखकर कहा कि झूठ बोल रही हो ना तुम, अनीता यहीं पर है ना। देखो रीना ये कोई तरीका नहीं है मजाक करने का, प्लीज़ मानता हूँ कि मेरा तुम्हारा रिश्ता एक मजाक का भी है, लेकिन हाँ प्लीज़ मेरी अनीता के बारे में कोई भी ऐसा मजाक कभी भी मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रीना की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। रीना ने कहा कि सच कह रही हूँ संजय, मेरी बातों पर यकीन करो, ये देखो उसका डेथ सर्टिफिकेट। अनीता को ब्रेन ट्यूमर था, अनीता ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती, यही रीज़न था कि वो तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाना चाहती थी, हमेशा तुमसे भागती थी। तो संजय जहाँ पर खड़ा था वहीं घुटनों के बल बैठ गया। संजय ने कुलदीप को देखकर कहा कि तुझे भी नहीं पता था क्या कि अनीता को ब्रेन ट्यूमर है। तो कुलदीप ने कहा कि तेरे इंडिया जाने के बाद ही मुझे पता चला
कि अनीता को ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहेगी। संजय उस वक्त इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा चिल्लाया कि उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। संजय को अब अनीता पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अनीता ने उसे सच क्यों नहीं बताया था। तो संजय का अगर बस चलता तो वो भगवान से भी अनीता को वापस लेकर आ जाता। कई दिन तक संजय रीना और कुलदीप के घर पे ही रहा था। संजय बिल्कुल ठीक से ना कुछ खाता था, ना ही कुछ ठीक से पीता था, बस अनीता की यादों में ही खोया रहता था। कुलदीप ने संजय को बहुत समझाया लेकिन संजय नहीं समझा। कुलदीप ने एक दिन धनराज अंकल को फ़ोन किया तो कुलदीप सब कुछ जानता था कि इंडिया में संजय का एक ही दोस्त है, धनराज। कुलदीप के कहने पर धनराज भी एक ही हफ्ते में अमेरिका आ गया था। तो कुलदीप और रीना ने अभी धनराज को सारी बातें बता दी थी संजय और अनीता के बारे में। तो धनराज से अब संजय की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। करीब 2 महीने अमेरिका रहने के बाद धनराज बड़ी मुश्किल से संजय को वापस इंडिया लेकर गया। तो संजय के जाते ही रीना ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक अपार्टमेंट में पहुंच गई। रीना ने अनीता पर चिल्लाते हुए कहा कि किस मिट्टी की बनी हो तुम? अनीता, मुझसे ना तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। तुम देखती जरा संजय की हालत क्या हो गई थी। तुम्हारी वजह से वो दिन रात मरता है। उसे यकीन नहीं है कि अनीता कि तुम मर गई हो। बड़ी मुश्किल से धनराज उसे इंडिया लेकर गया है। क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुमने? बोलो तुम। मुझे तो तुम पर घिन आ रही है। माना कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, तुम अपना ना सही इस बच्चे का तो सोचती जो तुम्हारे पेट में है। अनीता भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अनीता ने रो रो कर कहा कि इस बच्चे के बारे में ही तो सोच रही हूँ मैं। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बच्चे को जन्म दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। संजय के सामने संजय की पूरी जिंदगी पड़ी है और वो इस दर्द को भूल जाएगा। तो संजय अभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है, अमीर है, गुड लुकिंग भी है और सबसे अच्छी बात है कि वो एक अच्छा इंसान है। उसे कोई ना कोई लड़की ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहा तो कभी भी मेरे प्यार से बाहर नहीं आ पाएगा। रीना भी अब तक पूरी तरह से रोने लगी थी। रीना ने कहा कि सारा दुख तो तू अकेले ही समेट लेगी क्या? कम से कम एक बार संजय से आखिरी बार मिल तो लेती तू। अनीता ने अपने आंसू को पोंछते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर कहा कि रीना, मैं अपने बच्चे से वादा करती हूँ अगर इस बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लेकर आई ना तो मैं इसे इसके पापा से ज़रूर मिलवाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं सच में चाहती हूँ कि संजय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। प्यार का मतलब हमेशा पाना नहीं होता है, प्यार का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है। रीना, मैं क्या करूँ? मैं खुद मजबूर हूँ अपने आप से। फ्लैशबैक इसी के साथ एंड होता है। तो ये सब सुनकर कहीं ना कहीं रुद्र की आंखों में भी पानी आने लगा था, लेकिन रुद्र ने जल्दी से अपनी आंखों पर गोगल्स चढ़ा लिए। तो रीना तो रोने ही लगी थी। रीना महेश्वरी ने आगे कहा कि ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए जो संजय ने देखा है। मैंने तुम्हारे पापा को उस दौरान पल पल मरते हुए देखा था। सब कुछ जानते हुए भी संजय को कुछ भी नहीं बता पाई मैं। अगर धनराज नहीं होता तो शायद तुम्हारे पापा को इंडिया भेजना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तुम्हारे पापा को धनराज ने बहुत संभाला है। रुद्र खड़ा हुआ और थोड़ी देर के लिए विंडो के पास चला गया। रुद्र ने विंडो की तरफ देखते हुए रीना से पूछा कि आंटी, नील इंडिया कैसे आया? तो रीना ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि बेटा, संजय लेकर गया था उसे इंडिया। इधर देखते हैं इंडिया में इस वक्त निहाल अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और पूरी तरह से नशे में था। निहाल ने न जाने कितनी बियर की बोतलें पी ली थी। निहाल के सीने में भी एक दर्द था जो दादी के अलावा किसी को नहीं पता था। आज नव्या के हार्ट करने की वजह से निहाल का वो दर्द बाहर आ गया था। निहाल लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने विला के अंदर आया। जैसे तैसे करके वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसने अभी अवनी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा। तो निहाल ने सोचा कमरे का गेट बंद कर दे। तो निहाल जैसे ही अभी कमरे के पास तक पहुंच उसने नील और अवनी को सोफे पर सोते हुए देख लिया। तो निहाल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। निहाल ने गेट को बंद कर दिया और फिर निहाल ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि चलो, अच्छा है किसी का प्यार तो मुकम्मल हुआ। नव्या तो पता नहीं मेरे प्यार को कब ही समझेगी। निहाल लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। निहाल बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद निहाल उठा और उसने अपने ट्रॉल में से एक फोटो निकाली। निहाल ने उस फोटो को देखकर कहा
कहा कि आई मिस यू मम्मा, आई नीड यू मम्मा, प्लीज़ मम्मा मुझे आपकी ज़रूरत है। निहाल की आंखों में आंसू आ गए थे। निहाल ने वो फ़ोटो अपने सीने से लगाई और बेड पर आ गया तो निहाल अभी उस फ़ोटो से बात करने लगता है। निहाल ने कहा कि मम्मा नव्या ने आज बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है मुझे। नव्या ने कहा कि अपनी हद में रहो मम्मा, मैं तो अपनी हद में ही था ना, वो मेरी बीवी है, क्या मैं उसे प्यार नहीं कर सकता क्या? मम्मा मुझे वो अपने पास ही नहीं आने देती है। मम्मा वो मुझे कब प्यार करेगी? मम्मा मैं कब तक ऐसे अकेला रहूँगा? प्लीज़ मुझसे नहीं रहा जाता। मम्मा आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मम्मा मैं अब कभी भी नव्या के पास नहीं जाऊँगा। निहाल खुद में ही बड़बड़ाता हुआ सो गया। निहाल बचपन से ही प्रताप हाउस में क्यों रहता था, ये बात बस दादी ही जानती थी और किसी को नहीं पता था कि निहाल किसका बेटा है और वो क्यों प्रताप हाउस में रहता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग में नील की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। नील ने भी खुद के ऊपर अवनी को देखा तो और भी ज़्यादा कसकर उसे पकड़ लिया। तो नील अभी जग तो गया था लेकिन आंखें बंद किए हुए लेटा रहा ताकि अवनी की नींद खराब ना हो। तभी वहां पर सीमा धनधनाती हुई अवनी के कमरे में आ गई। उसने अवनी और नील को साथ में देखा तो उसका पारा एकदम से चढ़ गया और गुस्सा में उसकी आंखें लाल हो गई। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा अवनी, अवनी ये क्या हो रहा है? अवनी की आंखें एकदम से खुल गई तो अवनी और नील जल्दी से उठकर बैठ गए और सीमा के सामने आकर खड़े हो गए। सीमा ने लगभग नील को देखकर चिल्लाते हुए कहा कि आंटी ने तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं सिखाई है क्या? मुंह उठाकर किसी भी टाइम तुम अवनी से मिलने के लिए आ जाते हो, माना कि तुम्हारी सगाई हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात अवनी के साथ ही चिपके रहो, अपने काम से भी काम रख सकते हो ना। नील तो सिर झुकाए बस सीमा के सामने खड़ा रहता है। इतना ज्यादा शोर सुनकर निहाल और सुधीर भी अवनी के कमरे में आ जाते हैं तो सीमा इससे ज्यादा भी और कुछ बोल पाती उससे पहले ही अवनी ने कहा कि मॉम आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं नील से शादी करने वाली हूँ तो नील अब आए या फिर जाए, कभी भी आए, नील का हक बनता है मुझसे मिलने का। तो मैं भी उनकी बीवी बनने वाली हूँ और मेरा भी हक है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो सीमा ने भी गुस्से में कहा कि शादी से पहले ऐसे चिपक कर सोने का कोई हक नहीं बनता है, समझी तुम? अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने अभी अवनी का हाथ पकड़ लिया था तो सुधीर ने कहा कि सीमा चलो यहाँ से, नील हमारा जमाई बनने वाला है, अब तुम नील से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, समझी? तो सीमा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके मन ही मन कहा कि यही तो दिक्कत है कि ये हमारा जमाई बनने वाला है, वरना तो नील को तो मैं अपनी बेटी के आसपास भी फटकने ना दूं क्योंकि मुझे तो ये पसंद ही नहीं। तो सुधीर ने भी सीमा को ले जाने लगता है तो अवनी ने भी पीछे से कहा मॉम आपने मेरे होने वाले हस्बैंड की इंसल्ट की है, नील से माफ़ी मांगी अभी के अभी। तो निहाल हाथ बांधे हुए बस तमाशा देख रहा था तो निहाल ने भी मन ही मन खुद से कहा ये मारा अवनी ने फ्री हिट पर 6, ये हुई ना बात? क्या बात है अवनी, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं हो, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। सीमा ने कहा कि मैं और नील से माफ़ी मांगू? तो बिल्कुल भी नहीं। नील ने अवनी की ओर देखा जैसे कह रहा हो इग्नोर करो अवनी प्लीज़। तो अवनी ने नील का हाथ झटक कर कहा कि नहीं नील, इन्होंने आपकी इंसल्ट की है, माफी तो ये मांगेंगी वरना मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। निहाल ने भी पीछे से अवनी की पलाइयां लेते हुए मन ही मन कहा कि वाह वाह नील की चोरनी, हेड भी तेरा और टेल भी तेरी ही, अब तो तुम्हारी मॉम को नील से माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो सुधीर ने भी कहा कि सीमा माफी मांग लो ना, बात तो यहीं पे सही है क्योंकि तुमने उसकी इंसल्ट तो की है, तुमने बिना सोचे ही समझे ही नील की इंसल्ट की है, आखिर ये अंकल आंटी का पोता ही तो है। तो सीमा ने सिचुएशन की नज़ाकत को समझते हुए धीरे से कहा कि सॉरी। तो अवनी ने कहा कि मॉम सॉरी बोलना है, अकड़ नहीं दिखानी है, ठीक से बोलिए सॉरी। तो निहाल ने भी मन ही मन खुद से कहा कि वाह वाह अवनी, वन मोर शॉट, नॉट बैड। तो सीमा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए नील को देखकर कहा कि बेटा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो सुधीर अभी सीमा को लेकर वहाँ से चला गया। निहाल ने नील के कंधे पर हाथ मार कर कहा कि छोड़ना यार, इग्नोर कर, क्या करें, अवनी की माँ है ना, घर से नहीं निकाल सकते वरना इसको निकाल ही देते। अवनी ने घूर कर निहाल को देखा, निहाल इशारों में बोलता है सॉरी। तो अवनी ने फिर नील को देखकर कहा कि आप मुझे एक बात बताइए, मेरी मॉम आपकी इंसल्ट कर रही थी, आपने अपने मुंह में दही जमा रखा था क्या? मेरी
मेरी मॉम को रिटर्न में जवाब क्यों नहीं दिया आपने? तो निहाल ने कहा कि यार वो ताड़का है तुम्हारी मॉम, मैं उनसे बहस करता हुआ अच्छा नहीं लगता ना। ताड़का सुनते ही निहाल एकदम से हंस कर लोटपोट हो गया था। तो निहाल के हंसने से अवनी को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि जैसी भी थी वो अवनी की मॉम थी। तो नील अभी समझ गया था कि उसे निहाल के सामने अवनी की मॉम को ताड़का नहीं बोलना चाहिए था। ऊपर से निहाल हंस कर पागल हो रहा था, तो अवनी को थोड़ा सा इंसल्ट और गुस्सा भी आ रहा था अपनी मॉम के लिए ऐसा शब्द सुनकर। तो नील ने अभी एक नज़र अवनी को देखा और फिर गुस्से में निहाल का कॉलर पकड़कर कहा कि साले चुप हो जाना, शादी से पहले मेरा डिवोर्स करवा देगा क्या? तो निहाल अभी अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उससे उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। अवनी दोनों को देखकर पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। जाते जाते अवनी ने पलटकर कहा कि नील फ्रेश होकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो अवनी के जाते ही नील भी तेज तेज से हंसने लगा। निहाल ने हंसकर कहा कि तुझे पता है ये जो सीमा जी है ना, ये बस अवनी के कंट्रोल में ही आती है, वरना तो इनका कंट्रोल सबके ऊपर रहता है, वरना डैड के बस की तो सीमा जी को कंट्रोल करना है ही नहीं। नील ने कहा कि जो भी हो निहाल, लेकिन हाँ अवनी मुझसे प्यार बहुत करती है। तो नील को अभी कुछ याद आया और उसने निहाल को देखकर कहा कि और तेरी कबूतरी का क्या चक्कर है, जरा वो भी तो बता, कहाँ था तू कल रात में, तेरी कबूतरी कहाँ पर है? तो निहाल ने अभी नील की बात को इग्नोर करके कमरे से जाने लगा और बोला अवनी ने तुझे फ्रेश होने के लिए कहा है ना, तो जा नहा धो ले, फिर नाश्ता कर लियो जमाई सा। तो नील ने अभी अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा कि तेरी कबूतरी का पता तो लगाना ही पड़ेगा, आखिर उसकी बात आते ही तू ऐसे गोल मटोल क्यों हो जाता है? थोड़ी देर के बाद ही नील, निहाल, अवनी सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। अवनी ने आज नील के लिए बहुत सारी अलग अलग डिश बनाई थी। तो नील अभी नाश्ता कर रहा था, लेकिन अवनी नील को स्पेशल अटेंशन दे रही थी। तो अवनी अभी बार बार कहती नील आप ये खाइए ना प्लीज़, नील आप ये खाइए, इसे भी खाइए, बहुत अच्छा बना है। तो निहाल अभी नाश्ता करते हुए एक बार नील को देखता और एक बार सीमा जी को। तो निहाल के दिल में तो अभी लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि सीमा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में अवनी और नील को घूर रही थी। सीमा जैसे तैसे करके अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वो अभी कोई भी बखेड़ा नहीं चाहती थी। तो निहाल ने भी अभी सीमा को चिढ़ाने के लिए कहा कि हाँ हाँ नील जीजू खाइए ना, आपके लिए आखिरकार इस घर की होने वाली जमाई सा हो आप। तो नील ने भी हैरानी से नील को देखा। जीजू? तो निहाल ने अभी नील की तरफ आंख मार दी थी। तो अवनी ने भी नील को अच्छे से नाश्ता करवाया। तो नील ने अभी टेबल से उठते हुए सुधीर को देखकर बोला अंकल जी अब मैं चलता हूँ। तो सुधीर ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अवनी ने निहाल को इशारा किया, तो निहाल ने अभी अवनी को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। निहाल ने कहा कि डैड, नील मतलब नील जीजू पहली बार हमारे घर आए हैं ना, तो मतलब आपके जमाई साहब पहली बार आपके घर आए हैं, तो आप नील को कुछ देंगे नहीं क्या? तो सुधीर ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा बेटा, तो नील बेटा एक सेकंड तुम रुको, अभी आता हूँ। सुधीर अंदर गया और एक वॉच लेकर अंदर से आया और नील को देने लगा। सुधीर ने वो घड़ी नील को देते हुए कहा कि बेटा तुम पहली बार हमारे घर आए हो, इसीलिए ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए है। तो नील ने वो घड़ी तो ली थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। नील को थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, निहाल को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। निहाल ने फिर से नील के कंधे पर अपना हाथ मार कर कहा कि रख लीजिए जीजू, शर्माने वाली बात नहीं है, अब तो आपको ऐसे तोहफे मिलते रहेंगे। तो नील ने भी निहाल के कान में धीरे से कहा कि मैं तुझसे चुन चुन के बदला लूँगा, समझे, याद रखियो। तो नील ने अभी अवनी को बाय बोला और घर से बाहर निकल गया। तो अवनी ने अभी सुधीर को देखा और बोली डैड मैं नील को बाय बोलकर आती हूँ। तो इतना कहकर अवनी अभी नील के पीछे पीछे बाहर की तरफ चली गई। नील अभी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी अवनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि जा रहे हो आप? तो नील ने भी थोड़ा इमोशन के साथ अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर कहा कि तुम कहोगी तो नहीं जाऊँगा, रुक जाऊँ क्या?
तो अवनी ने भी अभी नील के बटन से खेलते हुए कहा कि ये जो आपके हाथ में घड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे खोना मत प्लीज़। तो नील ने वो घड़ी देखा और बोला कि ऐसा क्या है इस घड़ी में। अवनी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत स्पेशल है, ये आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा। अवनी ने अपना सर नील के सीने पर रख लिया और अपना एक हाथ नील के उस हाथ में उलझा लिया जिसमें अभी घड़ी बंधी हुई थी। तो अवनी ने कहा कि ये देखो, जब आप मेरे 100 मीटर के दायरे में रहोगे ना, तो ये घड़ी और मेरा मोबाइल दोनों ही एक साथ वाइब्रेट करेंगे और इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे आसपास ही हो, इसीलिए ये स्पेशल गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो नील ने भी हंसते हुए कहा कि अच्छा, मतलब जासूसी करने का नया तरीका, वाओ ये तो बहुत अच्छा है। तो अवनी ने भी थोड़ा नाराज होकर नील के सीने पर मारते हुए कहा कि मैं आपकी जासूसी करूंगी, जाइए जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप हमेशा मुझे बस जासूस चोरनी ही बोलती हैं। इतना कहकर अवनी अंदर की तरफ आने लगी तो नील ने अभी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके सिर से अपना सिर जोड़कर बोलता है कि तुम्हारी नाराज़गी में भी कितना ज़्यादा प्यार है अवनी, कहाँ से लाती हो इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार बस मेरे लिए ही इकट्ठा किया हुआ है क्या तुमने। अवनी ने नील के गाल पर धीरे से किस करके कहा कि आप नहीं जानते हैं कि आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं, आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे, इतना कि मैं एक मिनट भी आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। नील प्लीज़, मैं जानती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे। कनाडा जा रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कैसे जा रही हूँ, कितनी ज़्यादा मजबूर होकर जा रही हूँ। अगर मेरे काम ना होता ना, तो कभी भी नहीं जाती आपसे दूर। नील ने कहा कि बस बस, अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है अवनी, प्लीज़ अच्छे से जाओ और हाँ, जल्दी से आ जाना, फिर दोनों ही मिलकर सुहागरात मनाएंगे। तो अवनी ने भी अभी नील के सीने पर मार कर कहा कि पहले शादी तो हो जाए, फिर सुहागरात भी हो जाएगी। तो नील ने कहा कि हाँ हाँ सॉरी, शादी तो मैंने स्किप ही कर दिया था, पहले शादी करेंगे फिर सुहागरात मनाएंगे। नील ने अवनी की तरफ देखते हुए अपनी आईज ब्लिंक करी और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अवनी नील को बाय करके जैसे ही एकदम से पलटी तो निहाल वहां पर खड़ा था। निहाल ने अवनी को चिढ़ाने के लिए गाना गुनगुनाना चालू कर दिया। चलो रे डोली उठाओ, कहाँ रो पिया मिलने की रुत आई है। तो अवनी ने हाथ बांधकर कहा कि हाँ हाँ भैया बिल्कुल, कबूतरी की डोली जब उठेगी ना, तब मैं भी यही गाना गाऊंगी। ठीक है, इतना कहकर अवनी भी घर के अंदर चली गई और निहाल ने अवनी को हैरानी से देखकर कहा कि इस पर तो दिन भर दिन नील का ही रंग चढ़ता जा रहा है, क्या करूं मैं, इसको कैसे काबू में करूं। इधर दूसरी तरफ दिशा जब उठी तो शुभ उसकी गोद में ही सर रख कर सो रहा था। दिशा ने धीरे धीरे शुभ के सिर को अपने गोद से हटाया और बेड पर रख दिया। तो दिशा वहां से जाने लगी तो शुभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और शुभ ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा कि आज संडे है, मेरे साथ लंच पर चलोगी क्या। तो दिशा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि मुझे असाइनमेंट बनाना है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। इतना कहकर दिशा जल्दी से शुभ के कमरे से बाहर चली गई। तो दिशा अभी अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर रोने लगी। दिशा को अब ये बात खाई जा रही थी कि शुभ का और उसका कोई मैच नहीं है और फिर भी वो शुभ के लिए इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों फील कर रही थी। दिशा जो शुभ के लिए फील करने लगी थी, वो फीलिंग को वो रोकना चाहती थी। दिशा शावर के नीचे खड़ी हुई थी और मन ही मन खुद से कह रही थी, दिशा रुक जा, दिशा ये ना बहुत ज़्यादा बेकार है, गलत है ये, तू ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ शुभ प्रताप सिंह और कहाँ तू। शुभ प्रताप सिंह के पास एक फैमिली है, बिजनेस है, स्टेटस है और तू एक अनाथ जिसके पास ना अपने माँ बाप है, ना अपना सरनेम है और ना ही कोई ठिकाना। दिशा तुझे तो ये भी नहीं पता है कि तू कोई खानदानी लड़की है या फिर किसी पाप की निशानी। तो दिशा अभी लगातार रो रही थी और खुद को समझा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार किसी के समझाए नहीं समझता है। प्यार का एहसास तो जब होता है तब होता है, वो आगे चलता ही चला जाता है। प्यार के एहसास को रोकना किसी के भी बस में नहीं होता है। इधर दूसरी तरफ शुभ आज बहुत ज़्यादा खुश था, आज संडे था, उसे ऑफिस नहीं जाना था। शुभ मन ही मन खुद से कह रहा था कि आज कुछ भी हो जाए, पिकाचू को तो लंच पर लेकर ही जाऊंगा, उसे ना चाइनीज़ फूड टेस्टी करवाऊंगा और हाँ, उसकी चैन भी उसे वहीं पर दे दूंगा, फिर मेरी पिकाचू मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी,
मुझसे पट जाएगी, फिर मैं उसके लिए बहुत सारी क्यूज़ पार्टी रखूँगा और उसका बर्थडे कब आता होगा ये भी पता हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आज उसका बर्थडे भी पूछ लूँगा और फिर उसके लिए एक अच्छा-सा सरप्राइज़ प्लान कर दूँगा और फिर वहीं उसे प्रपोज़ भी कर दूँगा। फिर दादी से कहकर उससे से सगाई भी कर लूँगा। फिर 3 साल बाद शादी। नहीं, 3 साल तो बहुत दूर हो जाएँगे। फिर 2 साल नहीं, 2 साल भी बहुत ज़्यादा दूर है। फिर अगले साल ही शादी कर लूँगा। फिर छोटे-छोटे शुभ हमारे घर के घूमेंगे। वाओ! कितना मज़ा आएगा ना। फिर मेरे बच्चे रुद्र भैया और नील भैया के पीछे-पीछे बड़े पापा कहते हुए घूमेंगे। मैं सबसे ज़्यादा फ़ास्ट हो जाऊँगा, सबसे पहले मेरे बच्चे होंगे। क्या बात है शुभ, तेरे तो सपने अलग ही हैं। शुभ अपने में ही कहे जा रहा था और खुश हो रहा था। इस बात से बिल्कुल अनजान की दिशा उसे अपने करीब ही नहीं आने देगी। दिशा अपने ही कमरे में थी, वो नाश्ता करने भी नीचे नहीं गई। तो इधर दूसरी तरफ किट्टू अभी दिन पर दिन उदास होती चली जा रही थी। आज 3 हफ्ते हो गए थे और रुद्र ने किट्टू को ना ही कॉल किया था और ना ही कोई मैसेज किया था। किट्टू कॉल करती, मैसेज करती तो वहाँ से रिप्लाई भी नहीं करता था। इस मामले में अभी रुद्र सच में काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस था। रुद्र इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जब वो किट्टू से मिलेगा तो किट्टू उसका क्या हाल करेगी। नव्या भी अपने कमरे में बैठकर निहाल के बारे में सोच रही थी। चाहे नव्या कितनी भी स्ट्रांग थी, लेकिन निहाल को इस हालत में देखकर उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। नव्या ने भी निहाल को कई सारे मैसेज और फ़ोन कर दिए थे, लेकिन निहाल ने अभी नव्या के फ़ोन और मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। नव्या ने अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर कहा कि पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो थोड़ा सा टाइम ही तो मांगा था निहाल जी से, वो भी नहीं दिया गया मुझसे। अब खुद ही जाकर गुस्सा होकर बैठ गए हैं, ना फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई कर रहे हैं। हद हो गई है यार, अगर मैं उनके घर इनकी बीवी बनकर चली गई तब तो ये मुझे तड़पा तड़पा कर ही मार देंगे। क्या करूं मैं, ये तो अभी भी रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या करूं मैं। इधर दूसरी तरफ दादी और नील अभी अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। नील अपना संडे ज़्यादातर दादी और दादाजी के साथ ही मनाता था। दादी ने नील को देखकर कहा कि तो आ गया तू मेरे पास, चली गई तेरी अपनी कनाडा। तो नील ने भी दादी की गोद में अपना सर रखकर कहा कि और क्या दादी, मैं बैकअप प्लान लेकर चलता हूँ, अब जब तक अपनी नहीं आएगी मैं आपके साथ ही डेट पर जाऊँगा। तो दादी ने कहा कि तो उसे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाएगा क्या तू। तो नील ने कहा कि दादी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जाऊँगा ज़रूर, उसकी फ़्लाइट रात को है, चला जाऊँगा शाम को, तब तक अपनी चंद्रकला के साथ ही रहूँगा और कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो दादी ने भी नील के बाल नोचते हुए कहा कि खड़ा हो जल्दी, खड़ा हो जल्दी से, मैं कोई तेरी सेकंड ऑप्शन हूँ क्या, अवनी नहीं होगी तो तू मेरे पास आ जाएगा, खड़ा हो जा और जा यहाँ से। तो लेकिन नील ने भी दादी के मामले में बहुत ज़्यादा ढीठ था। नील दादी की गोद से उठा ही नहीं। नील ने दादी की बात इग्नोर करते हुए कहा कि वैसे मेरी चंद्रकला, ये तो बताओ तुम्हारा संजय के पिताजी कहाँ पर है। तो दादी ने कहा कि जाएंगे कहाँ, हवेली पर ही गए होंगे। तो नील ने कहा कि क्या बात है चंद्रकला, संजय के पिताजी हमेशा अकेले ही चले जाते हैं, आपको लेकर नहीं जाते क्या। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भी कोई चांद के साथ साथ कोई चांदनी भी पटा रखी हो और हाँ हवेली पर उसी से मिलने जाते हो। तो दादी, कहीं शुभ की बात सच तो नहीं, हमारा एक और हंसता खेलता परिवार हो और हमें पता भी ना हो। तो दादी ने भी फिर से नील के बालों को नोचते हुए कहा कि तू इतना ज़्यादा क्यों बोलता है, अब बुढ़ापे में वो चांदनी पटाएंगे, बोल। तो नील ने अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा, आई दादी, आप मेरे दादू को बुढ़ा बोल रही हो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो दादी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही नील का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। नील ने जेब से फ़ोन निकाला तो इरिटेट होकर कहा कि यार दादी, धनराज अंकल भी ना जीने ही नहीं देते हैं, कितना ज़्यादा काम करवाते हैं मुझसे, आज तो संडे है ना, आज तो मुझे जीने दें। तो नील ने अभी इरिटेट होकर फ़ोन लेकर एक कोने में रख कर सोफे पर बैठ गया। दादी अब बेड पर पैर लटका कर बैठी हुई थी। दादी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही दिशा जल्दी से आई और दादी की गोद में सर रख कर रोने लगी। तो दिशा को ऐसा रोता हुआ देखकर दादी की तो जैसे सांसें ही रुक गई हो। दादी ने हड़बड़ाहट में दिशा से पूछा, क्या हुआ दिशा, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या, या किसी ने तुम्हें परेशान किया है। शुभ ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें, मुझे बताओ, आज ही उसकी खाल उधेड़ दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान करने लगा है ना तुम्हें? कहाँ है ये शुभ? निकालो इसे घर से बाहर। बड़ा छोटा शेर बनता फिरता है ना, आज बताती हूँ इसे। तो दादी ने भी चिल्लाकर शुभ को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था। तभी दिशा ने रोते रोते कहा कि नहीं दादी, शुभ जी ने कुछ भी नहीं कहा है मुझसे। तब तक नील ने भी धनराज अंकल से बात कर ली थी। तो नील ने भी पलट कर देखा तो दिशा अभी भी दादी के पैरों के पास बैठकर रो रही थी। नील ने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो समझता था कि शायद दिशा उसके सामने दादी से बात ना कर पाए और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगे। इसीलिए नील सोफे पर चुपचाप से बैठा रहा। तो दादी के बहुत पूछने पर दिशा ने रोते हुए कहा कि दादी, क्या सिंड्रेला की कहानी सच होती है? तो दादी को बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी नील समझ गया था। नील मन ही मन खुद से बोलता है कि हो सकता है दिशा को कॉलेज में कोई अमीर लड़का मिल गया हो और वो इससे प्यार करती हो, लेकिन दिशा अमीर और गरीब की वजह से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करती हो। लेकिन क्योंकि नील को नहीं पता था कि शुभ दिशा के पीछे पागल है और ना ही दादी ने नील को इस बारे में अभी कुछ बताया था। अब तो भगवान ही जानता था कि नील और चंद्रकला में इस बात को लेकर कितनी लड़ाई होगी कि दादी ने अभी तक नील को शुभ और दिशा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो दादी ने अभी दिशा के सर पर हाथ फेर कर कहा कि दिशा बेटा, ठीक से बताओ मुझे क्या बात है। तो दिशा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने कहा कि बच्चा, मेरे पास आओ, मुझे बताओ कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो नील की आवाज़ सुनकर दिशा की सांसें अंदर ही अंदर रुक गई थी। दिशा को नहीं पता था कि नील भी उसी कमरे में बैठा हुआ है। तो दिशा ने अपनी गर्दन घुमा के देखा तो नील को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई। नील ने फिर कहा कि बच्चा, मेरे पास आओ, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो। दिशा डरते डरते धीरे कदमों से नील के पास चली गई। जैसे ही दिशा नील के पास बैठी तो किट्टू भी भागती हुई आई और दादी की गोद में अपना सर रखकर रोने लगी। तो किट्टू भी अभी फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से उसकी रुद्र से कोई भी बात नहीं हुई थी। नील ने किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। फिर उसने गेट पर देखा जहां पर नव्या खड़ी हुई थी। शायद वो भी किट्टू के उठने का इंतजार कर रही थी। नील ने दादी को देखकर छेड़ते हुए कहा कि दादी, आज तो लाइन लगी हुई है, वो देखो नव्या गेट पर खड़ी हुई है, कब से किट्टू के उठने का इंतजार कर रही है आपको आके गले लगाने का। लगता है दादी, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है आपकी। दादी ने किट्टू को चुप करवाते हुए कहा कि क्या हुआ, रुद्र ने एक लिटिल खरगोश से बात नहीं करी क्या? याद आ रही है क्या तुम्हें रुद्र की? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई ये कहानी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो निहाल और नव्या की लव स्टोरी में आने वाला है एक नया ट्विस्ट, और क्या किट्टू हो जाएगी रुद्र से बहुत ज़्यादा गुस्सा जब वो आएगा? क्या मना पाएगा किट्टू को या नहीं? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं।